पहले 7, 8, 10 बच्चे पैदा हो जाते थे, कोई दिक्कतें नहीं होती थी। आज एक बच्चा पैदा होने में भी इतनी मुश्किलें आती हैं, तो क्या ऐसा रीज़न हो गया है, जो इतने ज़्यादा फर्टिलिटी इश्यूज़ आजकल कपल्स में बढ़ रहे हैं? वो रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन जो होता है ना, वो हमारा रिड्यूस हो गया है, जिसकी वजह से इश्यूज आ रहे हैं, लेट मैरिजेस हो रही हैं, स्ट्रेस्ड आउट, जैसा आपने भी बोला कि लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, अल्कोहल, स्मोकिंग, एवरीथिंग हैज़ इंक्रीज्ड, जिसकी वजह से उनकी फर्टिलिटी पोटेंशियल्स डाउन हो रहे हैं। एंड इसी वजह से हम देख रहे हैं कि फर्टिलिटी के इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कोई राइट एज है कि इस टाइम पर आपको बच्चा प्लान कर लेना चाहिए शादी करने के बाद? So we assume that 28 to 30 is a right age where one should get married or plan a pregnancy. शादी कर लिया, बच्चा प्लान कर रहे हैं, लेकिन कितने टाइम तक अगर बच्चा नेचुरली कंसीव नहीं हो पा रहा है तो उन्हें तुरंत जा करके अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए? अगर कोई भी कपल आफ्टर मैरिज, शादी के बाद में ट्राई कर रहा है और 1 साल तक कोई कंसेप्शन नहीं हो रहा है, स्पेशली इफ़ दे हैव क्रॉस 30 ईयर्स ऑफ एज, सो उनको ये समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ इशू हो सकता है। हर साल कौन से फर्टिलिटी टेस्ट कराते रहने चाहिए अगर हम शादी के बाद या फिर बच्चा प्लान करने चाह रहे हैं तो? अगर आप एक अल्ट्रासाउंड अपना करा लें, स्पेशली पेल्विक अल्ट्रासाउंड, जिसमें आपका यूट्रस की एंडोमेट्रियम कितनी है या आपके फॉलिकल्स कितने दिख रहे हैं, जिसको हम AFC काउंट कहते हैं, कोई हाइड्रोसैल्पिंग्स या कोई एंडोमेट्रियम। और अगर जानना हो फीमेल में फिर क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का सामना करती हैं? अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 डेज से कम है या 35 डेज से ज़्यादा है, सो कुछ ना कुछ इश्यूज ज़रूर हो सकते हैं। या अगर आपको बहुत ज़्यादा पीरियड पेनफुल होते हैं या हैवी पीरियड्स होते हैं, तो हो सकता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस की शिकायत हो या हो सकता है एडिनोमाइसिस की शिकायत हो। अगर आपको लगता है कि नीचे के रास्ते, यानी कि जो हम पेड़ों में पेन बोलते हैं, अगर किसी लेडी को या फीमेल को लगातार पेट दर्द है नीचे की तरफ, पेट की तरफ, सो दिस इज़ एन इंडिकेशन कि उनको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है। फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, कुछ डिस्चार्ज अगर आपको वजाइनली हो रहा है, सो दीज आर ऑल्सो इंडिकेटर्स कि आपको कुछ ना कुछ फर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं। और अगर मेल में भी हमें कुछ साइंस देखने हो इनफर्टिलिटी के, तो वो कैसे? देखिए, सबसे पहले उनके में इजैकुलेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उनके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शंस हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है, एक हम बोलते हैं लिबिडो होना चाहिए, नो टुवर्ड्स डिजायर टुवर्ड्स सेक्सुअल इंटरकोर्स। इफ दैट इज ऑल्सो लैकिंग, वन शुड गेट अ मैनेजमेंट डन और मीट अ स्पेशलिस्ट, जाके स्पेशलिस्ट से मिले कि कुछ ना कुछ समस्या तो मुझ में ज़रूर से हो सकती है। खाने की चीज़ें हैं जो डाइट में शामिल करते हैं तो हमारी फर्टिलिटी को थोड़ा सा बूस्ट करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, आपकी आमंड्स हैं, एनी जो भी आपके पल्सेस हैं या होम कुक्ड मील्स होते हैं, जिसमें जैसे अंजीर है, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। गुड फैट्स आर ऑल्सो देयर, यू कैन हैव एवोकाडोस, दे इंक्रीज योर दे बूस्ट योर पोटेंशियल्स ऑल्सो। प्लान करना हो तो 1 महीने का जो हमारे पास साइकिल होता है, लेट्स सपोज 1 महीने में, तो फिर किस दिन प्लान करने से ज़्यादा चांसेस होते हैं कंसीव करने के? देखिए, 2 to 3 days बिफोर योर ओवुलेशन एंड 2 to 3 days आफ्टर एन ओवुलेशन, अगर आपको आप कोई ट्रैकिंग नहीं कर रहे हैं, अगर आप नेचुरली चाहते हैं, तो आप आपको पता है इंडिया में इस वक्त 27 मिलियन से ज़्यादा कपल्स फर्टिलिटी इशू का सामना कर रहे हैं और इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। पोल्यूशन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस और कई बार हमारी लाइफस्टाइल और डाइट भी। लेकिन फर्टिलिटी इश्यूज़ का सामना करने के लिए हम क्या करें? जो इतने कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं, उनसे निपटने के लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है? इसी टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ एनबीटी लाइफ के हेल्थ पॉडकास्ट में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ है डॉक्टर राम्या मिश्रा, जो कि सीनियर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, जिनसे आज हम इस टॉपिक के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेघा फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू सो मच डॉक्टर, सेशन में आप हमारे साथ जुड़ी। डॉक्टर, जैसे हम लोग फर्टिलिटी इश्यूज़ पर ही इस टॉपिक में इस पॉडकास्ट में बात करेंगे। पहले ज़माने की बात करें तो पहले 7, 8, 10 बच्चे पैदा हो जाते थे, कोई दिक्कतें नहीं होती थी। आज अगर हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं तो एक बच्चा पैदा होने में भी इतनी मुश्किलें आती हैं, कपल्स में भी फिर फर्टिलिटी इश्यूज़ इतने होते हैं। तो क्या ऐसा रीज़न हो गया है जो इतने ज़्यादा फर्टिलिटी इश्यूज़ आजकल कपल्स में बढ़ रहे हैं?
देखिए, अगर जनरल हम लोग पर्सपेक्टिव की बात करें तो जो पहले शादी की एज हुआ करती थी वो 18-19 साल होती थी, शादियां हो जाती थी। सो पीपल यूज टू हैव अ लॉन्गर रिप्रोडक्टिव लाइफ, उनका जो प्रजनन का टाइम होता था वो ज़्यादा होता था। लेकिन अब आप हम देख रहे हैं कि फीमेल्स या लड़कियां जो हैं वो अपने करियर के लिए, पढ़ाई के लिए, सब चीज़ों को सेकेंडरी करके एंड दे आर कीपिंग की शादी और बच्चा इज़ अ सेकेंडरी प्रायोरिटी नाउ। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो शादी की एज है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। नाउ 26, 27, 28, 30s में गर्ल्स आर गेटिंग मैरिड। तो जो उनकी शादी की एज बढ़ती है, लेकिन जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फर्टिलिटी पोटेंशियल होता है उसकी एज तो नहीं चेंज हो सकती है। तो वो रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन जो होता है ना वो हमारा रिड्यूस हो गया है, जिसकी वजह से इश्यूज आ रहे हैं, लेट मैरिजेस हो रही हैं, स्ट्रेस्ड आउट, जैसा आपने भी बोला कि लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, अल्कोहल, स्मोकिंग, एवरीथिंग हैज़ इंक्रीज्ड, जिसकी वजह से उनकी फर्टिलिटी पोटेंशियल्स डाउन हो रहे हैं। एंड इसी वजह से हम देख रहे हैं कि फर्टिलिटी के इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो कोई राइट एज है कि इस टाइम पर आपको बच्चा प्लान कर लेना चाहिए शादी करने के बाद? मेरे हिसाब से देखिए, जैसे हम नॉर्मल अगर हम लोग सारे लोगों का फर्टिलिटी स्टेटस देखें फीमेल्स का, स्पेशली इंडियन फीमेल्स का, सो वी अज्यूम दैट 28 to 30 इज अ राइट एज वेयर वन शुड गेट मैरिड और प्लान अ प्रेगनेंसी। एंड इवन इफ यू आर नॉट प्लानिंग, अगर आपको लगता है कि नहीं अभी आपको राइट पार्टनर नहीं मिला है या अभी आपका वो करियर गोल अचीव नहीं हुए हैं जो आपको करने चाहिए थे, तो उस समय आप अपने फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर सकती हैं। इतने ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुके हैं कि आप अपने एग्स को रिजर्व कर सकते हैं, सो दैट अगर आपको आगे लेट शादी होती है या लेट प्लान करते हैं आप बेबी को, सो यू कैन हैव योर ओन जेनेटिक चाइल्ड। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है लोगों के बीच में। बिल्कुल। तो डॉक्टर, जैसे आपने वुमेन की एक राइट एज बताई कि इस टाइम पर उनको, अगर वो मतलब उनका रिप्रोडक्टिव एज होता है, लड़कों में भी ऐसा होता है या लड़के किसी भी एज पे बच्चे प्लान कर सकते हैं या उनका भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है? सी, द बायोलॉजिकल क्लॉक जो लेडीज को मिला है वो एक रिजर्व है जो कि फिक्स्ड है। बट मेल्स के केस में अगर हम देखें तो उनका जो स्पर्मेटोजेनेसिस है या जो शुक्राणु का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो लाइफ लॉन्ग होता रहता है। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फीमेल एंड अ मेल। कुदरत ने ही ये डिफरेंस हमको बना के दिया है। सो दैट इज वाई हमारा ज़्यादा कंसर्न होता है फीमेल्स को लेकर के। मेल्स में ऑफकोर्स एजिंग के साथ में आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस आते हैं, आपका ओबेसिटी बढ़ता है, तो थोड़ा बहुत डिक्लिनेशन हो सकता है उनके फर्टिलिटी पोटेंशियल में या स्पर्म की क्वालिटी में या क्वांटिटी में और उनकी मॉर्फोलॉजी वगैरह में। लेकिन एज सच दे हैव द पोटेंशियल टू हैव बेबी सिंस 55-60 ईयर्स की एज तक भी वो लोग कंसेप्शन, उनको प्रेगनेंसी वो लोग हो सकती है मेल्स के थ्रू, राइट? सो दिस डिफरेंस वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट जो नेचर ने हमें थोड़ा सा लिमिटेशन दिया है उसको समझते हुए अगर हम सही समय पर अपना वो कर लें तो बेटर होता है। एग्जैक्टली। तो जैसे आपने मेल और फीमेल के एज के बारे में हमें बता दिया, कई लोग ऐसे होते हैं जो सही समय पर शादी भी कर लेते हैं, सही समय पर बच्चा भी प्लान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें प्रेगनेंसी को लेकर के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, फर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं। तो फिर वो क्या दिक्कतें हैं जिस वजह से फर्टिलिटी इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम जब हम लोग फर्टिलिटी की बात करते हैं तो अगर कोई भी कपल आफ्टर मैरिज, शादी के बाद में ट्राई कर रहा है और 1 साल तक कोई कंसेप्शन नहीं हो रहा है, स्पेशली इफ़ दे हैव क्रॉस 30 ईयर्स ऑफ एज, सो उनको ये समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ इशू हो सकता है। एंड दिस ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर, इसको हम लोगों ने शॉर्ट करके 6 मंथ्स कर दिया है अगर फीमेल की एज 35 प्लस है तो। मतलब 35 प्लस पे वो शादी कर रही है तो 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर अगर आपको कंसेप्शन नहीं हो रहा है, यू आर नॉट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव, आप कोई भी गर्भ निरोधक नहीं यूज कर रहे हैं, एंड यू आर कंटिन्यूसली लाइक इंटरकोर्स, आपके या आपके जो ट्रायल टाइम्स हैं वो सब कुछ नॉर्मल हैं, सो कंसेप्शंस होने चाहिए। अगर 1 ईयर तक नहीं होता है कंसेप्शन तो ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट या अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिले एंड जाने की समस्या किधर है, क्योंकि ये ओवुलेशन की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, ट्यूबल इश्यूज भी हो सकते हैं जो फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, यूट्राइन फैक्टर्स भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि मेल के अंदर कोई इशू हो। सो सही समय पर इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ दिक्कत है, उसके हिसाब से स्टेप्स लेना ज़रूरी है। एग्जैक्टली। तो अगर किसी को अर्ली डिटेक्शन के बारे में ही इसके रोल को समझना हो तो आप अगर आसान भाषा में थोड़ा हमारे ऑडियंस को समझाना चाहिए कि शादी कर लिया
बच्चा प्लान कर रहे हैं, लेकिन कितने टाइम तक अगर बच्चा नेचुरली कंसीव नहीं हो पा रहा है तो उन्हें तुरंत जा करके अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए? देखिए, सबसे जो बेसिक टेस्ट आजकल इजीली अवेलेबल हैं, किसी भी लेबोरेटरी में आप जाके करा सकते हैं। फीमेल्स को अपना AMH या एग रिजर्व टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए कि आपका एग रिजर्व कितना है। इसे हम अपने लेवल पे आराम से करा सकते हैं, कोई प्रिस्क्रिप्शंस की ज़रूरत नहीं है। मेल्स को एक बेसिक सीमन एनालिसिस ज़रूर करा लेना चाहिए कि उसमें कोई इश्यूज़ तो नहीं है। अगर दोनों फैक्टर्स नॉर्मल हैं, फिर भी दिक्कत आ रही है कंसेप्शन में, सो प्लीज़ गो एंड चेक योर ट्यूबल स्टेटस। फीमेल्स का ट्यूब टेस्टिंग के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट आप करा के देख लीजिए। अगर ब्लॉकेज नहीं है, उसके बाद भी कंसेप्शन नहीं हो रहा है, सो डेफिनेटली कुछ तो पॉइंट ऑफ कंसर्न है। फिर आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है। सो बेसिक टेस्टिंग की जो आपने बात पूछी कि क्या टेस्ट हमें करने चाहिए, सो फीमेल्स के लिए AMH टेस्ट, मेल के लिए हमारा सीमन एनालिसिस, एंड आफ्टर सम टाइम इफ देयर इज नो कंसेप्शन, देन प्लीज गो फॉर योर ट्यूबल चेकिंग एज वेल। ओके, तो इन टेस्ट को कराने का कोई प्रोसेस होता है या सिंपली जा करके आप बोल करके करा सकते हैं? सीमन एनालिसिस के लिए देखिए 1 to 2 डेज का एब्सटिनेंस होना चाहिए मेल्स के लिए। मतलब? उसके यानी कि पति और पत्नी के बीच में जो रिश्ते की गैपिंग होती है, यानी कि सीमन रिलीज का जो लास्ट टाइम होता है वो 1 से 2 दिन का गैप होना चाहिए। उसके बाद आप जाके ये टेस्ट करा सकते हैं एज पर द रीसेंट गाइडलाइंस। फीमेल्स के लिए AMH टेस्टिंग का कोई समय निर्धारित नहीं है। माहवारी के किसी भी चक्र में वो किसी भी दिन वो कराया जा सकता है। वो टेस्ट आप ब्लड टेस्ट होता है, आप करवा लीजिए। पीरियड्स के दौरान? हाँ, पीरियड्स के दौरान भी कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये आपके रिजर्व के टेस्ट को बताता है। दूसरा, अगर आपको ट्यूबल टेस्टिंग करानी है, सो ट्यूबल टेस्टिंग के लिए यानी कि आपकी फिलोपियन ट्यूब्स खुली हैं या बंद हैं, उसके लिए आपको समय लेना पड़ता है डॉक्टर से। पीरियड्स खत्म होने के बाद ये टेस्ट किया जाता है। पीरियड्स के 8वें या 9वें दिन पे बेसिक टेस्टिंग होती है इसके अंदर। HSG कहा जाता है इस टेस्ट को, हिस्टोसैल्पिंगोग्राफी, जिसमें एक एक्सरे फिल्म होती है और आपको एक फिल्म मिलती है जिसमें डाई डाला जाता है, और ये आप करवा सकते हैं। या कई लोग SSG सोनोसैल्पिंगोग्राफी भी करा सकते हैं, जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड की सुविधा ज़रूरत पड़ती है। एंड इसके अलावा लैप्रोस्कोपी भी अवेलेबल है, लेकिन केवल ट्यूब की जाँच के लिए लैप्रोस्कोपी करना बहुत रिकमेंडेड नहीं होता है। अगर कोई और डिसऑर्डर साथ में है, कोई सिस्ट है आपकी ओवरीज के अंदर, तो साथ में ये टेस्ट किया जा सकता है उस सर्जरी के। ओके, तो आपने जितने यहाँ पे टेस्ट बताए, फिर रिपोर्ट्स आने के बाद क्या पैरामीटर्स देखिए कि समझ जाना चाहिए कि हाँ कुछ फर्टिलिटी इश्यूज हैं मेल और फीमेल में? देखिए, जो भी रिपोर्टिंग आजकल मिलती है उसके अंदर रेफरेंस लिमिट्स लिखी रहती हैं। अगर हम AMH की बात करें तो अगर आपका AMH 2.2 से और 4 के बीच में है तो इट इज़ एडिक्वेट, सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ फर्टिलिटी इज देयर। अगर वो इससे नीचे है या इससे बहुत ज़्यादा है तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न हो जाता है कि आपका रिजर्व कम है या बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा होना में दिक्कत हो सकती है? बहुत ज़्यादा भी PCOD की तरफ इंडिकेट करता है ना, सो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, आपको अगर स्पर्म एनालिसिस में आपका काउंट कितना है, आपकी मोटिलिटी कितनी है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसके अंदर भी नॉर्मल पैरामीटर्स दिए होते हैं, आप उनको देख सकते हैं। देन यू कैन नो कि कोई इश्यूज तो नहीं है। एंड जहाँ तक HSG या ट्यूबल टेस्टिंग का सवाल है, इसमें भी मेंशन होता है कि आपकी ट्यूब में ब्लॉकेज है या कोई हाइड्रोसैल्पिंग्स नज़र आ रहा है, यानी कि ट्यूब में भरा हुआ पानी नज़र आ रहा है, सो दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न और आपको अपने स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। ओके, तो अगर जैसे ये कपल्स में कुछ इशू आ गया है, जैसे कि उनके टेस्ट रिपोर्ट्स में आया, तो उसके बाद अगर वो अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहला स्टेप फिर उनके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? देखिए, हमेशा मैं बोलती हूँ अपने पेशेंट से भी कि सबसे पहले तो आप ये जानिए कि आप किस लेवल पे हैं। हम किसी एक टेस्ट के आधार पे किसी को कोई ट्रीटमेंट रेकमेंड नहीं कर सकते हैं। द मल्टीपल फैक्टर जिनको लेकर के किसी का इलाज किया जाता है। आपकी एज कितनी है, आपकी शादी को कितना वक्त हो चुका है, आप कब से ट्राई कर रहे हैं, क्या आपने ओवुलेशन इंडक्शंस या अंडे को बनाने की दवाइयाँ ली हुई हैं या नहीं ली हुई हैं, ट्यूब खुली हुई है या बंद है। सो दीज आर मल्टीपल फैक्टर्स। सपोजिंगली कोई 25 ईयर्स की लेडी हमारे पास में आती है और रिपोर्ट में आता है कि हस्बैंड इज हैविंग एज़ोस्पर्मिया, यानी कि नील शुक्राणु, उनके शुक्राणु नहीं है। सो ऐसी कंडीशन में डिले करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे केसेस में हमें इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए IVF की सुविधा का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड में अगर शुक्राणु उनके स्पर्म टेस्ट में नहीं आ रहे हैं, सो हम एक सर्जिकल टेक्निक जिसको हम टीज़ा कहते हैं, उसके थ्रू उनके शुक्राणु टेस्टिकल से निकाल सकते हैं। IVF की प्रक्रिया के थ्रू हम उनके एग्स को बाहर ले सकते हैं, उनकी वाइफ के एम्ब्रियोज बना के उनको यूट्रस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस केस में 4-5 साल इसलिए वेट करना कि हो सकता है स्पर्म बनने लगे या फिर कुछ हो जाएगा, सो दैट इज नॉट साइंटिफिकली प्रूवन। इसीलिए आपको कारण जानना बहुत जरूरी है कि किस वजह से आपको जरूरत है किसी पर्टिकुलर टेस्ट की या सुविधा की। ओके, तो अगर जैसे हम ओवरऑल बॉडी टेस्ट की बात करें
कि हमें हर साल कौन से फर्टिलिटी टेस्ट कराते रहने चाहिए अगर हम शादी के बाद या फिर बच्चा प्लान करने चाह रहे हैं तो? देखिए, हर साल तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, बट हाँ, एक जनरल वेलबींग के लिए अगर आप एक अल्ट्रासाउंड अपना करा लें, स्पेशली पेल्विक अल्ट्रासाउंड, जिसमें आपका यूट्रस की एंडोमेट्रियम कितनी है या आपके फॉलिकल्स कितने दिख रहे हैं, जिसको हम AFC काउंट कहते हैं, कोई हाइड्रोसैल्पिंग्स या कोई एंडोमेट्रियोसिस नहीं है आपकी ओवरीज के अंदर, सो यू आर ओके। सो उसमें ज़्यादा इश्यूज नहीं आते हैं। ये फीमेल्स के लिए? फीमेल्स के लिए है, और स्पेशली आपने अपना AMH टेस्ट करा के रखा ही हुआ है, दैट इज ओके। सो ये आप अगर अपना प्रिजर्वेशन चाहते हैं कि हाँ हमारा लेवल अभी कितना है रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, तो जानने के लिए एनफ होता है। मेल्स के लिए ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल चेंजेस या फिर अगर पैरामीटर्स में कोई इश्यूज हैं तो वो सब चीज़ें फॉलो की जा सकती हैं। अच्छे रेगुलर एक्सरसाइज करें, डाइट अच्छा लें, एंड देन यू कैन प्लान इट आउट फर्दर। ओके। फिर मेल और फीमेल में क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं कि वो इनफर्टिलिटी की तरफ बढ़ जाते हैं? देखिए, हमने शुरू में जैसे आपने बताया था कि आजकल स्ट्रेस्ड आउट लाइफ है, भाग दौड़ की ज़िंदगी है, अल्कोहल एंड स्मोकिंग, दिस इज़ वेरी कॉमन, बहुत कॉमनली हम लोग आजकल देख रहे हैं। यंग गर्ल्स, यंग बॉयज़, दे आर ऑल इन्वॉल्व इन ऑल दीज थिंग्स। आज से 10 साल पहले अगर हम देखें तो इतना कॉमन नहीं था। सो इन सब का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे फर्टिलिटी पोटेंशियल के ऊपर। इसीलिए जो आपने आंकड़ा दिया हमें कि इतना ज़्यादा हो चुका है लेवल फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी का इस टाइम पे, सो उन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि हमें ध्यान देना चाहिए कि एक लॉन्गर रिप्रोडक्टिव लाइफ के लिए, जब तक आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, प्लीज फॉलो अ हेल्दी लाइफस्टाइल, अ हेल्दी रेगुलर एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग, सो दैट यू डोंट हैव टू फॉल इनटू ऑल दीज जो स्ट्रेस आपको मिलते हैं। अगर इमोशनली ड्रेनिंग हो जाता है, अगर आप ट्राई करते हैं फॉर कंसेप्शन टू इंक्रीज योर फैमिली या टू अपनी फैमिली को आगे ले जाने के लिए, तो आपको लगता है कि नहीं कुछ मुझ में कमी है क्या, और एक्चुअली ये कोई कमी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। देयर आर सर्टेन स्मॉल इश्यूज विच में बी देयर, जो कि हो सकते हैं, और उनको अगर सही वक्त पर टैकल किया जाए तो रिजल्ट्स आर गुड। यस। ओके। तो अगर किसी को कारण ही जानने होंगे तो मेल में फिर ऐसे क्या कारण हो जाते हैं कि वो इनफर्टिलिटी इश्यूज का सामना करते हैं, अगर हमें 5 कारण जानने हो तो? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि स्पर्मेटोजेनेसिस हैपेंस इन द टेस्टिकल्स, ठीक है। तो उसके लिए कुछ हार्मोनल वो आते हैं, हार्मोनल सिग्नल्स आते हैं हमारी ब्रेन से। क्या वो हमारे वो सिग्नल्स ठीक हैं कि नहीं है, हार्मोन लेवल्स के, जैसे FSH लेवल, LH लेवल्स, ये हमारे ब्रेन में एक ग्रंथि होती है, वहाँ से कुछ फैक्टर्स रिलीज होते हैं, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो कि टेस्टिकल्स को ये सिग्नल देते हैं कि हाँ आप अपना फॉर्मेशन स्टार्ट करिए। लेकिन अगर वो सिग्नल्स ठीक नहीं है तो स्पर्मेटोजेनेसिस विल नॉट बी गुड, ठीक नहीं होगा। दूसरी बात है, अगर बचपन में कभी चोट लग गई है किसी को, कोई कैंसर हो गया है किसी को, या कोई टेस्टिकल में कोई इश्यूज आ गए, टॉर्जन हो गया है, या अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स हैं, सो दीज मेल्स में हैव इश्यूज इन कंसेप्शन, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इन्हें कंसीव करने में इनकी वाइफ्स को, या टू हैव देयर ओन बेबीज लेटर ऑन। कभी कभी आपके जो पोस्ट टेस्टिकुलर, जिसको हम डिसऑर्डर्स बोलते हैं, कि जो नली होती है जिसके थ्रू जो टेस्टिकल्स में या पे आपके अंडकोश में जो शुक्राणु बनते हैं, वो नली से बाहर निकलते हैं, उस नली में ब्लॉकेज आ सकता है। यदि उस नली में ब्लॉकेज है तो स्पर्म फॉर्म होते हुए भी बाहर नहीं आएंगे। अगर वो नहीं आएंगे तो वो इश्यूज फेस कर सकते हैं। किसी किसी केसेस में हम देखते हैं कि वेरिकोसील का इशू हो सकता है, हाइड्रोसील का इशू हो सकता है, जो कि नॉर्मल जो स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको खराब करते हैं। तो उसमें स्पर्म का काउंट, मोटिलिटी या मोर्फोलॉजी सब कुछ इफेक्ट हो जाते हैं ऐसे कंडीशंस में। तो ये मेल में इश्यूज हो सकते हैं। और अगर जानना हो फीमेल में फिर क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का सामना करती हैं? देखिए, अगर हम साइंस की बात करें या सिम्टम्स की बात करें कि आपको कब लगना चाहिए कि हमें कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो सबसे पहले जो हम बोलते हैं फीमेल्स में, वो होता है आपका मासिक धर्म या फिर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 डेज से कम है या 35 डेज से ज़्यादा है, सो कुछ ना कुछ इश्यूज ज़रूर हो सकते हैं। या अगर आपको बहुत ज़्यादा पीरियड पेनफुल होते हैं या हैवी पीरियड्स होते हैं, तो हो सकता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस की शिकायत हो, या हो सकता है एडिनोमाइसिस की शिकायत हो। सो दीज आर फ्यू कॉमन सिम्टम्स जिनके थ्रू आप ये जान सकते हैं कि आपको दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा अगर आप पूछें तो अगर आपको लगता है कि नीचे के रास्ते, यानी कि जो हम पेड़ों में पेन बोलते हैं, अगर किसी लेडी को या फीमेल को लगातार पेट दर्द है नीचे की तरफ, पेट की तरफ, सो दिस इज एन इंडिकेशन कि उनको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है। फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, कुछ डिस्चार्ज अगर आपको वजाइनली हो रहा है, सो दीज आर ऑल्सो इंडिकेटर्स कि आपको कुछ ना कुछ फर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं। सो इफ़ यू आर फेसिंग दीज काइंड ऑफ इश्यूज, जो हम ये सेशन कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि सारी जनता को ये पता चले कि अगर आप
आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो प्लीज अपने स्पेशलिस्ट से मिलें, क्योंकि इश्यूज हो सकते हैं। और अगर मेल में भी हमें कुछ साइंस देखने हो इनफर्टिलिटी के, तो वो कैसे होंगे? देखिए, सबसे पहले उनके में इजैकुलेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उनके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शंस हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है। सो दीज आर फ्यू इश्यूज विच दे हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर वो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, एक हम बोलते हैं लिबिडो होना चाहिए, नो, टुवर्ड्स डिजायर टुवर्ड्स सेक्शुअल इंटरकोर्स, इफ दैट इज ऑल्सो लैकिंग, वन शुड गेट अ मैनेजमेंट डन और मीट अ स्पेशलिस्ट, जाके स्पेशलिस्ट से मिले कि कुछ ना कुछ समस्या तो मुझ में ज़रूर से हो सकती है। ओके। और अगर लड़कियों में कारण जानने हो कि किन वजहों से उनमें इनफर्टिलिटी इश्यूज हो रहे हैं, तो जैसे आपने लड़कों में 5 कारण बताए, तो वैसे लड़कियों में कुछ 5 कारण आप बता सकते हैं? देखिए, 5 कारणों में तो सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर किसी भी फीमेल को ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम हुई है लाइफ TB, में, कभी भी ट्यूबरक्लोसिस या टीबी, TB, ये टीबी जो होती है, इसके जो कीटाणु होते हैं ये ब्लड के थ्रू फैलते हैं, हेमाटोजेनस स्प्रेड होता है इसका। तो ऐसा देखा गया है कि 98% केसेस में आपकी ट्यूब्स भी इफेक्टेड होती हैं। ट्यूबरक्लोसिस हो गया यस, तो अगर टीबी आपके किसी भी बॉडी ऑर्गन में है, आपको ग्लैंड्स का ट्यूबरक्लोसिस है, लंग्स का ट्यूबरक्लोसिस है, सो ये आपके फेलोपियन ट्यूब्स को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो ये हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं तो हम उनसे ये पूछते हैं सवाल ज़रूर से कि आपको कहीं कोई ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री तो नहीं है। सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न कि आपका ट्यूबल इन्फेक्शंस हो सकते हैं या ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है, तो नेचुरल कंसेप्शन में दिक्कत आई होती है। ये सिर्फ फीमेल्स में? फीमेल्स में, मेल्स में डिफरेंट, मेल्स में भी उनके ट्यूबरक्लोसिस का इफेक्ट पड़ सकता है, बट दिस इम्पैक्ट्स मोर टू फीमेल्स। फीमेल्स में दूसरा, ज़्यादा है। उनकी लाइनिंग जो एंडोमेट्रियम हम बोलते हैं यूट्रस के अंदर, वो भी इम्पैक्ट हो जाती हैं ऐसी कंडीशंस में। तो लाइनिंग उनकी पतली बनने लगती है, दे हैव चिपकन, उसको एडिशंस बोलते हैं, वो सब भी पैदा हो जाते हैं। पीआईडी मैंने आपको बताया सेकंड रीजन विच इज़ वेरी कॉमन, एंड ट्यूबरक्लोसिस इज वन ऑफ द रीजंस। इसके अलावा अगर फीमेल्स में जैसे अब इरेगुलर साइकिल्स होती हैं या हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, या आपके चेहरे पे आपको लग रहा है कि कुछ हेयर ग्रोथ हो रही है, सो दैट इंडिकेट्स कि, या एकनी हो रही है ना, जैसे चेहरे पे दाने वहाँ से आना शुरू हो जाते हैं, वेट गेन ज़्यादा हो रहा है। सो दीज आर सम ऑफ द इंडिकेटर्स जिनकी वजह से आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं और पीसीओ की शिकायत हो सकती है, एग्स टाइम से ग्रो नहीं करते हैं, एंड यू मे हैव अ डिफिकल्टी इन कंसेप्शन। थायराइड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, थायराइड की वजह से भी होते हैं? बहुत कॉमनली डिसऑर्डर की, उसकी वजह से आपका ओवुलेशन ठीक से नहीं होता है। अच्छा। ना, तो ये सब ट्यूबरक्लोसिस है, थायराइड हो गया, ये जैसे जैसे मैंने आपको नाम गिनाए, ये सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, दे समहाउ इफेक्ट योर फर्टिलिटी फॉर श्योर। ओके। तो आपने जैसे लड़कियों में पीरियड्स की बात की, 21 डेज से कम, 35 डेज से ज़्यादा, तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके समझेंगे। लेट सपोज किसी लड़की के हर महीने 18 तारीख को पीरियड्स आते हैं, तो अगर 18 तारीख से कितने दिन पहले या कितने दिन बाद में आते हैं तब हमें अलर्ट हो जाना चाहिए? महिलाओं का जो मासिक चक्र होता है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो पहला वाला पार्ट होता है हमारा, उसमें आपका एग ग्रो करता है, और आपका एग जब ग्रो कर जाता है तो वो रप्चर होता है या जो वो फटता है, और उसके अंदर से छोटा सा जो ओवम जिसको हम बोलते हैं, एग जिसको हम बोलते हैं, वो आपकी ट्यूब्स के अंदर आता है, और उसके 14 दिन के अंदर अगर उसको सही वक्त पर स्पर्म्स मिल गए तो प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर नहीं मिले तो नहीं होती है। सो एक जनरल फीमेल, अगर हम एवरेज की बात करें तो ये 28 दिन का चक्र होता है, जिसमें से ये 14 दिन का जो चक्र होता है, जो शुरुआती 2 होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये फिक्स्ड रहता है। तो अगर आपको 21 दिन में पीरियड आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो 14 डेज फर्स्ट वो डेज थे, उस टाइम पे आपका ओवुलेशन हुआ होगा, और नेक्स्ट 7 डेज में ही आपका नेक्स्ट वाला फेज चला गया होगा जो 14 दिन का होना चाहिए। यस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपना ओवुलेशन का फेज पता होना बहुत जरूरी है। वो आपके मासिक धर्म के चक्र के हिसाब से बदल जाता है। तो अगर किसी की 30 डेज की साइकिल है तो उनका ओवुलेशन लेट हुआ होगा, वो 14 डेज नहीं लगे होंगे उसको, वो ज्यादा समय लगा होगा। किसी का 45 डेज का है तो उनका भी और ज्यादा समय लगा होगा। तो ये हमें समझना जरूरी है कि प्रेगनेंसी किसी को भी किसी वक्त भी नहीं हो सकती है। हमें अपना ओवुलेशन का समय जानना बहुत ज़रूरी होता है, और वो डिपेंड करता है हमारी साइकिल लेंथ के ऊपर। बट देयर इज़ अ चेक हेयर ऑल्सो। हम कभी भी किसी के डेज को एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि ओवुलेशन का डेज कौन सा है। आप अल्ट्रासाउंड से एक टेंटेटिव आइडिया लगा सकते हैं। कल हमने अल्ट्रासाउंड किया, हमारे एग का साइज ये था, एक दिन छोड़ के हमने अल्ट्रासाउंड किया, हमारे को एग रप्चर मिला। सो इस 48 आवर्स के अंदर ही आपका एग रप्चर हुआ होगा। अगर इस बीच में उस एग रप्चर जो हुआ है उसको स्पर्म मिल गया तो प्रेगनेंसी वो दे देगा। बाकी टाइम जो है वो फ्यूटाइल हो जाता है, बिकॉज योर एग हैज़ गॉट अ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन।
उसका जो जीवन चक्र होता है बहुत छोटा होता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको कंसेप्शन नहीं होते हैं। प्लीज़ चेक योर ओवुलेशन टाइम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके कुछ बेसिक फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स हो सकते हैं। यू विल फील सम डिस्चार्ज, यू विल फील कि हाँ मुझे कुछ थोड़ा पेन हो रहा है किसी भी तरफ में, पेट में, राइट या लेफ्ट साइड में। सो ये इंडिकेटर होता है कि उस तरफ एग रप्चर हो रहा होगा या उस फेज़ में होगा। या हो सकता है आपके पास आजकल एलएच किट्स आना शुरू हो गई हैं, जो कि जैसे हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं उस तरह की ही एलएच किट्स आती हैं, ओवुलेशन किट्स बोलते हैं। बट दे आर ऑल्सो नॉट वेरी रिलायबल, लेकिन फिर भी एक इंडिकेटर होती हैं। एंड अल्ट्रासाउंड ऑफ कोर्स इज देयर। सो वी ऑलवेज एडवाइज कि आप अपने ओवुलेशन के टाइम पे ऑल्टरनेट डे अगर इंटरकॉर्स रखते हैं, सो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी दैट कंसेप्शन होने के चांसेस अच्छे होते हैं। ओके तो अगर जैसे कोई कपल प्रेगनेंसी प्लान करना चाहता है तो उसको प्रेगनेंसी प्लानिंग के कितने दिनों पहले से अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या बदलाव लाने चाहिए ताकि कंसेप्शन जल्दी हो जाए? देखिए ऐसा कोई टाइम फ्रेम तो नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें कि आज से मैंने सोचा कि मुझे प्रेगनेंसी प्लान करनी है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हेल्थ जो होती है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आज डे 1 है और आज हमने अनहेल्दी लाइफस्टाइल रखा और डे 2 से किया तो एग्जैक्टली हो जाएगा। नो, बिकॉज मेल्स में हम बात करें तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो भी एक 3 मंथ्स का पीरियड होता है। उस 3 मंथ्स के पीरियड में स्पर्म फॉर्म होता है। सो एक ब्रेक डे नहीं दे सकते हैं। बट हाँ, जनरली स्पीकिंग हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपने आज से सोचा है कि मुझे प्लान करना है, फॉलो अ हेल्दी लाइफस्टाइल, फॉलो हेल्दी डाइट, योगा, मेडिटेशन, अपने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम से कम रखें, टेक एंटीऑक्सीडेंट्स, स्टार्ट टेकिंग फॉलिक एसिड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सप्लीमेंट्स? यस, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, ये आपके ओवुलेशन को भी बेटर करता है और आपके जो डीएनए में जो चेंजेस होते हैं उनको भी हेल्प करता है, डिवीजन में हेल्प करता है, और बच्चों में कोई न्यूरल डिफेक्ट्स ना हो या कुछ अनुवांशिक दिक्कतें ना हो उनमें भी हेल्प करता है। सो स्टार्ट टेकिंग योर फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स। दिस इज फॉर females, yes. In males also there is a good, see, विटामिन्स आर फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, बोथ, दोनों के लिए होते हैं वो चीज़ें। लेकिन येस, फीमेल्स में ज़्यादा रोल है उस चीज़ का, क्योंकि उनको दे आर द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर टू फर्टिलिटी दैट वे। और मेल्स के लिए ऑफ कोर्स हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसे हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड अल्कोहल, नो टोबैको, अवॉइड स्ट्रेस, अवॉइड इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपको एक हेल्दी ऑफस्प्रिंग या बच्चा देने के लिए। ओके तो डाइट में भी कुछ बदलाव करने होते हैं कि कुछ खाने की चीज़ें बंद कर देनी चाहिए या शुरू कर देनी चाहिए अगर हम कंसेप्शन? बिल्कुल, क्योंकि जो हम लेते हैं, जो हम खाना लेते हैं, उसका हमारे सोचने, विचारने और हमारे अंदर के सिस्टम्स पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम तेल, मिर्च, मसाला, ऑयली, बाहर का खाना अवॉइड करिए। कितने सारे केमिकल्स, कितने सारी चीज़ें इंक्रीज हो गई हैं हम आजकल, बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन जो हम देख रहे हैं। सो वी आर लाइक, बाहर की फूडिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, हम लोग जाके आउटिंग्स पे ज़्यादा जा रहे हैं। सो ऑल द प्रिजर्वेटिव्स आर इन्वॉल्व देयर, यू नो। आप जब भी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो हमको बिल्कुल फ्रेश खाना दे रहे हैं। हम लोग कितनी सारी रील्स आजकल देख रहे हैं कि इसमें वेयरहाउसेस में रेड कर रहे हैं, एक्सपायरी चीजें। यस। सो ये सब प्रिजर्वेटिव जो है वो कहीं ना कहीं जाकर के आपके इंटरनल ऑर्गन्स या आपके जो अंदर के जो बॉडी है उन सबको इम्पैक्ट कर रही हैं। सीइंग इंक्रीज, जैसे हम फर्टिलिटी की बात तो हम कर ही रहे हैं, इसके अलावा आप देखिए कैंसर के रेट्स कितने बढ़ गए हैं। इसके अलावा आप MI, हार्ट अटैक्स, दे हैव इंक्रीज सो मच। यंग लोगों में हमें सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। डायबिटीज, यस, हार्ट, मतलब दिस इज ऑल एन इंडिकेटर कि हमारा हेल्थ जो ग्राफ थे, दे आर गोइंग ऑन अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स। सो इस चीज़ को सोचते हुए मुझे लगता है कि ज़रूरी है अपनी फूडिंग हैबिट्स को सही करिए, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करिए, योगा, मेडिटेशन, ऑफ कोर्स दे हेल्प यू अ लॉट, प्लीज गो फॉर इट। कुछ खाने की चीज़ें हैं जो डाइट में शामिल करते हैं तो हमारी फर्टिलिटी को थोड़ा सा बूस्ट करती हैं? बिल्कुल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं आपकी, आमंड्स हैं, जो भी आपके पल्सेस हैं या होम कुक्ड मील्स होते हैं, जिसमें जैसे अंजीर है, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। गुड फैट्स आर ऑल्सो देयर, यू कैन हैव एवोकाडोस, दे इंक्रीज योर, दे बूस्ट योर पोटेंशियल्स ऑल्सो। और कुछ चीज़ें आजकल हमारे को घर में भी बना के देखिए अपना, बहुत हेल्दी चीज़ें आप बना सकते हैं। स्प्राउटेड चीज़ें होती हैं, स्प्राउटेड ग्रेन्स आप लीजिए, मल्टीपल सीड्स आर अवेलेबल, वो भी आप ले सकते हैं। सो दीज थिंग्स डेफिनेटली हेल्प अ लॉट। तो डॉक्टर, जैसे डाइट में तो हम लोगों ने बदलाव कर लिए, लाइफस्टाइल के लिए आपने बोला कि एक्सरसाइज करो, योगा करो, स्मोकिंग, अल्कोहल, इस तरह की जितनी बुरी आदतें हैं वो हमें छोड़ देनी चाहिए। किसी ने ये सारे बदलाव कर लिए, उनकी लाइफस्टाइल सही हो गई है, उसके बावजूद भी अगर वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या फैक्टर्स हो सकते हैं?
देखिए, अगर इन सब चीज़ों को सही करने के बाद भी कंसीव नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इशू ज़रूर है। ओवुलेशन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ट्यूबल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यूट्रस के फैक्टर्स हो सकते हैं, गर्भाशय की समस्याएं हो सकती हैं, कहीं कोई फाइब्रॉइड्स तो नहीं है आपके यूट्रस के अंदर, या लाइनिंग ठीक तो नहीं बन रही है, कुछ उसमें इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं, या ऑफ कोर्स स्पर्म पैरामीटर्स जैसे हमने पहले भी बात की। इन सब को देखते हुए अगर आपका सब कुछ ठीक है देन मुझे लगता है कि, और आपकी एज भी एडिक्वेट है, सो आपको कुछ ना कुछ फर्टिलिटी टेस्टिंग, फर्टिलिटी हेल्प की ज़रूरत है। करेक्ट। जिसमें कि हम कह सकते हैं आप सिंपल ओवुलेशन इंडक्शन या अंडे को बनाने के लिए जो कुछ नॉर्मल मेडिकेशंस हो सकती हैं वो ले सकते हैं, फॉलिकल मॉनिटरिंग करा सकते हैं, जिससे कि डॉक्टर चेक कर सकते हैं कि आपका एग किस स्पीड से ग्रो कर रहा है, एंड दे कैन टेल यू कि ये सही समय है। अगर मान लीजिए ये भी नहीं काम करता है, सो नेक्स्ट स्टेप कम्स इज योर IUI या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। आप इस टेक्निक का भी सहारा ले सकते हैं। अगर इसके बाद भी बात नहीं हो पा रही है, 3 से 5 साइकिल्स आप कर चुके हैं IUIs की और फिर भी आपका कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है, देन ऑफ कोर्स गो टू IVF और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट हेल्प्स यू अ लॉट। क्योंकि IVF के लिए भी हम हमेशा कहते हैं कि डन एट द राइट टाइम वर्क्स वेल। ऐसा नहीं होता है कि आप बहुत प्रॉब्लम है फिर भी उसके बाद भी नहीं, दिस इज द लास्ट ट्रीटमेंट आई वांट टू गो, यस, डोंट कंसीडर दैट वे। इफ यू आर अ कैंडिडेट फॉर IVF, प्लीज ऑप्ट इट एंड प्लीज गो अहेड विद इट विदाउट एनी हेजिटेशन। इट्स वेरी वेरी सेफ एंड वेरी सिंपल। तो IUI और फिर IVF में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। देखिए, सबसे पहले तो IUI हम बोलते हैं इट इज़ ऑलमोस्ट अ नेचुरल प्रोसेस। ऑलमोस्ट मीन्स इसमें हम बॉडी के साथ ज़्यादा फिडलिंग नहीं की जाती है। सबसे पहले तो आपके जो टेस्ट होते हैं वो हो जाते हैं, और आपको जैसे सिंपल मेडिकेशंस, ओरल मेडिकेशंस हो सकती हैं जिनको हम ओरल ओवुलोजेंस बोलते हैं, वो दिए जाते हैं, और आपके एग की ग्रोथ को मॉनिटर किया जाता है। जब आपका एग ग्रोथ प्रॉपर हो जाती है उसी वक्त आपके डॉक्टर आपको समय दे सकते हैं कि इस दिन आपको अपने हस्बैंड के साथ में आना है। हस्बैंड अपना स्पर्म सैंपल देते हैं, उसको वॉश करके उनके यूट्रस के अंदर ट्रांसमिट कर दिया जाता है। सो दैट मेक्स इट ईजियर। ये एक तरीके से फर्टिलिटी को हेल्प करना होता है। हमने इजी कर दिया है एग और स्पर्म के फ्यूजन को इन द ट्यूब्स। तो वो मतलब इंजेक्ट किया जाता है? इंजेक्ट फ्रॉम द नेचुरल ओरिफाइस ओनली, उसमें नेचुरल तरीके से ही इंजेक्ट किया जाता है ताकि स्पर्म्स को एग तक पहुंचने में आसानी हो। इसीलिए इसको इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बोलते हैं। सो द स्पर्म इज इंसेमिनेटेड इन द यूट्रस, दिस इज हाउ इट इज। तो ये एक नेचुरल प्रोसीजर होता है ऑलमोस्ट। लेकिन अगर हम IVF की बात करें तो IVF में हम पीरियड्स के सेकेंड डे से कुछ इंजेक्शंस देते हैं, एग्स को ग्रो कराने के लिए उनको ऑब्जर्व करते हैं, और जब ये एग्स ग्रो कर जाते हैं तो उनको बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है, और उसी वक्त हस्बैंड का स्पर्म लेकर के एम्ब्रियोज क्रिएट होते हैं। सो ये जो एम्ब्रियो क्रिएशन होता है दिस हैपन्स आउटसाइड द बॉडी, इसीलिए इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन विट्रो मतलब होता है लेबोरेटरी में या बाहर, और इन विवो मतलब होता है शरीर के अंदर। तो IUI में ये नेचुरल तरीके से शरीर के अंदर हो रहा है, और IVF में ये चीज़ बाहर हो रही है। इस जो ये हमने फर्टिलाइजेशन किया होता है इसको हम लोग 5 to 6 डेज तक ऑब्जर्व करते हैं, और जो एम्ब्रियोज, हेल्दी एम्ब्रियोज फॉर्म होते हैं उनको पिक करके यूट्रस के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन IUI एंड IVF। तो दोनों में सक्सेस और फेलियर रेट के चांसेस पर कितने होते हैं? दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि IUI एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें नेचुरल बैरियर्स आएंगे। आपके ट्यूब में अगर प्रॉब्लम है, आपका ट्यूब अगर काम नहीं कर रही है तो दिस प्रोसेस विल नॉट वर्क, या आपका ओवुलेशन ठीक से नहीं हो रहा है, आपका ल्यूटियल फेज डिफेक्ट्स हैं तो इम्प्लांटेशन में भी दिक्कत आएगी। सो दिस इज वी से दैट जो स्टडीज़ हैं उनके हिसाब से 10 से 15% का सक्सेस रेट बोला जाता है इसके अंदर आफ्टर 2 to 3 ट्रायल्स ऑफ IUI, अगर कोई इश्यूज नहीं है तो। मैक्सिमम कितना ट्राई कर सकते हैं IUI में? देखिए 3 to 5 टाइम्स वी से, नॉट मोर देन दैट। 3 to 5 टाइम्स में अगर कंसेप्शन नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली देयर इज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, और आपका ट्यूबल इफेक्ट हो सकते हैं उसके अंदर। IVF में यही सक्सेस रेट, क्योंकि हम एग्स को निकाल रहे हैं बाहर स्पर्म्स ले रहे हैं, एम्ब्रियोज क्रिएट कर रहे हैं, बेस्ट एम्ब्रियोज ट्रांसफर कर रहे हैं, दिस सक्सेस रेट को हम लोग 70 से 80% तक लेकर के जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपका इम्प्लांटेशन रह जाता है जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। वो इनसाइड द बॉडी ही होता है, वो नेचुरली होगा। बनाने तक का काम हमारे हाथ में होता है, वहां तक हम करते हैं, जिस भी ग्रेड का एम्ब्रियो वो ट्रांसफर करते हैं। तो ऑफ कोर्स सक्सेस इज हायर इन IVF, बट इट डिपेंड्स हाईली कि आपका एग क्वालिटी कैसा है, आपका स्पर्म क्वालिटी कैसा है, आपका यूट्रस कैसा है। ओके,
तो अगर जैसे किसी को अपनी एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी इनहेंस करनी हो, बूस्ट करनी हो, तो उसके लिए फिर आप क्या टिप्स देंगे? सेम जो हमने बात की थी Lifestyle. कि यस, लाइफस्टाइल एंड फ्यू मेडिकेशंस ओनली, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं आपके लाइफस्टाइल पे और आपके इन्वायरमेंटल उसके ऊपर। सो बेटर है कि अगर आप अपने, जैसे हमने शुरुआत में बात करी कि सारे के सारे लाइफस्टाइल्स को फॉलो करिए, सारी हेल्दी डाइट्स लीजिए, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, उसमें आपको वो हेल्प करेगा। कोई एक सिंगल मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है। ओके तो अगर जैसे किसी को बच्चा प्लान करना हो, तो 1 महीने का जो हमारे पास साइकिल होता है, लेट्स सपोज 1 महीने में, तो फिर किस दिन प्लान करने से ज़्यादा चांसेस होते हैं कंसीव करने के? देखिए 2 to 3 days बिफोर योर ओवुलेशन एंड 2 to 3 days आफ्टर एन ओवुलेशन, अगर आप कोई ट्रैकिंग नहीं कर रहे हैं, अगर आप नेचुरली चाहते हैं, तो आप ये समझ के रखिए कि हाँ, मेरा 28 डेज का साइकिल है, मेरा एग मेच्योर कर रहा होगा 14th डे। सो अगर हम प्लस माइनस लें, उसमें कुछ इरेटिक चीज़ें, ओवुलेशंस हो सकते हैं कभी कभी। सो 2 से 3 दिन पहले, 2 से 3 दिन बाद। पीरियड्स के नहीं, बीच Ovulation. मिड साइकिल में। यस, Mid-cycle. पीरियड्स इज नॉट द टाइम फॉर ट्राइंग फॉर अ कंसेप्शन। कभी प्रेगनेंसी नहीं होगी उस वक्त में। आपको अगर फर्स्ट को पीरियड आया है और आपको नेक्स्ट एक्सपेक्टेड 30th को है, सो 14th ऑफ द मंथ, डेट ऑफ द मंथ विल बी अ गुड टाइम टू ट्राई, विल बी द बेस्ट टाइम टू ट्राई। लेकिन उसके 2 से 3 दिन पहले, 2 से 3 दिन बाद, जस्ट टू रूल आउट एनी एरर्स विच मे बी देयर। ओके तो इस दिन पर ट्राई करने से Yes, चांसेस best chances होते हैं। ओके और अगर किसी को, जैसे आपने हमें कुछ ऑप्शंस भी बताएं कि IUI, IVF आप ट्राई कर सकते हैं। नेचुरली फर्टिलिटी को अगर हम चाहते हैं कि बूस्ट करें, तो कुछ एक्सरसाइज है ऐसे जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, मेल और फीमेल दोनों को करते रहने चाहिए? डेफिनेटली देखिए, मॉडरेशन ऑफ एवरीथिंग इज गुड। एक्सेसिव एक्सरसाइज इज नॉट गुड, और बहुत बिल्कुल भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज नॉट गुड। सो एक मॉडरेशन में 30 मिनट्स ऑफ वॉक, योगा, मेडिटेशन, लोअर पेल्विक एक्सरसाइजेज, ये सारी ब्लड सप्लाई को इन्हांस करते हैं आपके टुवर्ड्स द पेल्विक ऑर्गन्स। तो आपका ओवुलेशन अच्छा रहता है, आपका इम्प्लांटेशन अच्छा रहता है। सो दैट इन्हांसेस, प्लीज गो फॉर देम, क्योंकि ये दोनों में ही इफेक्टिव होता है, दोनों ही केसेस में। ओके लास्ट में मेरा एक और सवाल आपसे ये रहेगा कि स्ट्रेस जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, हमारी लाइफस्टाइल भी वैसी हो चुकी है, तो इनफर्टिलिटी को बढ़ाने में स्ट्रेस का फिर कितना बड़ा रोल है? बहुत बड़ा। देयर इज एक हार्मोन होता है जिसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं। जैसे ही हमारे जीवन में स्ट्रेस आना शुरू होता है, वो उस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, और वो जब बढ़ता है तो वो आपके बॉडी में ऐसे चेंजेस लाना शुरू करता है जो कि आपको पता नहीं चलेगा। वो आपकी वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, जिसको वेजो कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं। वो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेटरी चेंजेस लाना शुरू कर देगा, वो आपके शुगर्स को इंक्रीज कर देगा। सो ये सब इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वो डायरेक्टली आपको कुछ वो कर रहा है। आपने देखा होगा, वी सी वन क्लिप इज देयर कि डॉक्टर्स, स्पेशली एनेस्थेटिस्ट की लाइफ स्पैन जो होती है नॉर्मल लोगों से 10 साल कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं, बिकॉज एक पेशेंट है उनके पास जो कि एनेस्थीसिया में है, बेहोशी में है, और उस टाइम पे उनका कॉर्टिसोल लेवल हाई रहता है। सो एक स्टडी आई थी जिसमें कहा गया था कि कॉन्स्टेंटली हाई सर्जन्स का लाइफ स्पैन कम होता है, बिकॉज कॉन्स्टेंट हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, एंड दैट इज वाई वी सी। सो इसका इम्पैक्ट हमारे स्टेटस पे भी पड़ता है। ओके तो स्ट्रेस एक फैक्टर हो सकता बहुत है। बड़ा। ठीक है, तो हम चाहते हैं यही कि जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को एक टिप ज़रूर दें, जो चाहते हैं कि नेचुरली कंसीव करना, फर्टिलिटी को अच्छा रखने के लिए, कपल्स के लिए फिर कैसे, ऐसे क्या एडवाइस होंगे जो आप देना चाहेंगे हमारी? शुरुआत से अगर शुरू करें तो सबसे पहले तो सही वक्त बहुत ज़रूरी है। शादी करने का, सही वक्त प्लान करने का। अगर आप डिले कर रहे हैं तो प्लीज़ गो फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ योर फर्टिलिटी। इफ़ यू कम अक्रॉस कि हाँ मुझे कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, किसी को अनफॉर्चुनेटली कैंसर डिटेक्ट हो गया है मेल्स में या फीमेल्स में, उसके इलाज से पहले अगर पॉसिबल है तो प्लीज़ अपने एग्स को या अपने स्पर्म्स को प्रिजर्व करा दें, जिससे कि आप उनको लेटर ऑन यूज़ कर सकें। ऑफ कोर्स फॉलोइंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ बियॉन्ड सेइंग, वो बार बार बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मेंटेनिंग योर, एड्रेस योर इश्यूज़। डिनाइंग योर इश्यूज इज नॉट गोइंग टू हेल्प। अपने इश्यूज जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करिए, क्योंकि हमें कभी कभी लगता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन
we Denial में live, रहते हैं yes, लोग, हाँ। never, don't deny, accept it, address it and work for it. This is the tip which I want to give. ओके अच्छा डॉक्टर, आपने जैसे कैंसर की बात की, तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी होते हैं जो अगर मेल और वुमेन को हुए रहते हैं तो उससे भी फर्टिलिटी इश्यूज हो सकते हैं? डेफिनेटली, देखिए अगर किसी को कैंसर हुआ है तो दे नीड अ सर्जरी फॉर दैट। हाँ। एक सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, सही स्टेज पर डायग्नोस हुआ है तो कीमोथेरेपी की ज़रूरत होती है, रेडियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। इन सब का हमारे फर्टिलिटी पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि कभी कभी अभी हमने देखा है कि सपोजिंगली मेल को कुछ इश्यूज आए, उनको रेडिएशन थेरेपी देनी पड़ी, स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीटली स्टॉप्स आफ्टर दैट, स्पर्म्स नहीं बनते हैं। तो ऐसे केसेस में फर्टिलिटी यूनिट्स हमेशा ऑन्कोलॉजी यूनिट्स के साथ कोलैबोरेट करके उन्हें काम करना चाहिए। जो ऑन्कोलॉजी यूनिट्स होती हैं वो पेशेंट को हमेशा बताती हैं कि प्लीज़ आपका ये ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला है, इफ़ यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर फैमिली, इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड और इफ़ यू वांट टू हैव बेबीज लेटर ऑन, अपने एग्स को या अपने स्पर्म्स को प्लीज़ फ्रीज करा लीजिए, जिससे कि आप इस समस्या से अगर सही निकल के आ गए हैं तो यू कैन हैव योर नॉर्मल लाइफ लेटर ऑन। तो कैंसर के अलावा भी कुछ बीमारियां हैं ऐसी जिसकी वजह से फर्टिलिटी में इश्यूज आते हैं? देखिए कैंसर के अलावा ऐसे अभी तो नहीं बोलेंगे हम, बट जनरली आपका डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ऑफ कोर्स नॉर्मल मेडिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो डिक्लाइन करते हैं आपके पोटेंशियल को, बट कंप्लीटली खत्म नहीं करते हैं, क्योंकि इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट कैंसर इज समथिंग विच इज अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ योर सेल्स इन द बॉडी, और ये रिकरेंसेस भी आते हैं इनके, जिसकी वजह से हमें रेडिएशन थेरेपी या फिर आगे कीमोथेरेपी लेने की जरूरत पड़ जाती है। सो दे आर मोर डेट्रीमेंटल, दे आर मोर परमानेंट इन नेचर एज कम्पेयर टू अदर मेडिकल डिसऑर्डर्स विच वी फेस। ओके, तो मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो करते हैं। डेफिनेटली। तो आई गेस इस पॉडकास्ट के जरिए हमने फर्टिलिटी इश्यूज पर काफ़ी बातचीत की कि क्या होते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स क्या देखें, टेस्ट के बारे में आपने बहुत अच्छे से बताया, लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस एंड क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं और क्या क्या हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी हैं। तो थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पर आप हमारे साथ जुड़ी डॉक्टर। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। Thank you. I thoroughly enjoyed it, Megha. Now let's see. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। अगर आपके मन में अभी भी फर्टिलिटी को लेकर के कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे उन सवालों के जवाब जो है वो पूछ सकते हैं। हम ट्राई करेंगे उन सभी सवालों के जवाब देने का। ऐसे और भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइफ को फॉलो करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं तो आप उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।